हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी नागा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली बात करता है मार्जिनलाइजेशन ग्रुप्स की, मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटीज़ की, कैसे वो जो है मार्जिनलाइज हो जाती हैं, क्या रीजंस हैं वो मार्जिनलाइज होती हैं, और कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो कि मार्जिनलाइज हो रही हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर का ही नाम है। इसके बाद इसमें जो चैप्टर में जो है सबसे पहले स्टोरी दिखाई गई है आदिवासी एंड मार्जिनलाइजेशन में, कि एक आदिवासी फैमिली है। बेसिकली एक दादू जी हैं, अपने दो बच्चों के साथ बैठे हैं, पोता पोती के साथ, और वहाँ पर टीवी पे परेड देख रहे हैं। और टीवी पे परेड देखते हुए जो बच्चे हैं उनसे पूछते हैं कि दादी जी, दादू, हमें हमेशा जो नाचते गाते क्यों दिखाया जाता है, क्या इनको हमारे बारे में कुछ और नहीं पता? तो दादू जी बोलते हैं, हमारी लाइफ में बहुत कुछ है लेकिन इनको हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। तो वो दादू जी से पूछते हैं कि दादू जी, ऐसा जो है ऐसा क्यों दिखाया जाता है? तो फिर दादू जी अपनी जो है पुरानी स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी जो गाँव है वो उड़ीसा में था, बहुत सुंदर था, और वहाँ से हमें सब कुछ मिलता था, जो भी हमें ज़रूरत का सामान था सब हमें गाँव में ही मिल जाता था। एक दिन क्या होता है, फॉरेस्ट जो है हमारा नहीं है ऐसा हमें बताया जाता है। कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, और जो है फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें जो है मारा पीटा जाता है, कूटा जाता है, और हमें कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ पर हमारे पास लॉयर्स नहीं होते, तो जिसकी वजह से हम अपने जो केस है वो लड़ ही नहीं पाते और हम वहाँ पे हार जाते हैं। तो जो बच्चे पूछते फिर, दादू हम लोग कैसे, मतलब सरवाइव कैसे किया, आप कैसे जिंदा रहे? तो फिर उन्होंने बताया कि हम जो है बहुत सारे लोग तो जो है छोड़ के चले गए, और आसपास जो है टाउन्स में थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम देख लिया, सीजनल वर्क देख लिया। उसके बाद बताते हैं कि कंपनी वाला वहाँ पर आते हैं और ये बताते हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं इसके नीचे जो है आयरन ओर है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसके नीचे क्या है? आयरन ओर है। इसको मैं रेड से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है आयरन ओर, और जो कि कंपनी वालों को बहुत ज़्यादा, कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपनी के लिए जो आयरन ओर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से कंपनी वाला यहाँ पर माइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। क्या करना चाहते हैं? माइनिंग करना चाहते हैं। और बोला गया कि आप लोग जो है ये लैंड हमें दे दो, हम आपको इसके बदले जो है जॉब्स भी देंगे और पैसा देंगे। और बहुत सारे लोग जो है एक्साइटेड हो गए आदिवासी, और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे उनका जो है अंगूठा ले लिया, थंबप्रिंट, और फिर उनको, बहुत सारे आदिवासी को पता नहीं था कि वो जो अंगूठा दे रहे हैं उसकी वजह से उनकी जो लैंड है वो अब उनकी नहीं रहेगी, वो उनकी लैंड जो है वो बिक जाएगी। और जिन्होंने जो जो अपनी लैंड बेची, जिन्होंने, बहुत कम लोगों को उसमें से जो है जॉब्स मिली, और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी बेचा। अब जिन्होंने नहीं बेचा उनके साथ क्या किया गया? उनको जो है मारा गया, ठीक है। उनको जो है मारा गया, ये देखो यहाँ पर है, मारा गया और उनको धमकाया गया, और इवेंचुअली उनको फोर्स कर दिया गया कि आपको जो है अपनी लैंड छोड़कर जाना पड़ेगा। जो तुम्हारे फोर फादर्स की लैंड है, बहुत एंसेस्टर जो पूर्वज तुम्हारी लैंड है, अब तुम्हें जो है ये लैंड छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद उनके पास कुछ था नहीं, यानी कि उनको कोई सपोर्ट करने वाला, तो फाइनली जो है इनको रातों रात ये जो लोग बेघर हो जाते हैं। उसके बाद वो पूछती है बच्चे की, भाई हमारी जो लैंड थी उतनी लैंड का क्या हुआ, उस लैंड का? तो कहते हैं कि हमारी जो 30 एकड़ लैंड थी उसके लिए हमें बहुत कम पैसा मिला था, और मेरे बहुत सारे दोस्त वो जो सब गायब हो गए अचानक से फिर उसके बाद से। और जो पैसा मिला था वो पैसा हमें सिटीज़ में रहने के लिए काफ़ी नहीं था, बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो गया था। सिटीज़ में हमारी लाइफ बहुत मिज़रेबल थी, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि हमें खुले में रहने की आदत थी, और अचानक से हमें जो सिटीज़ के अंदर छोटे-छोटे घरों में रहना पड़ रहा था। उसके बाद जब फादर की तुम्हारे फाइनली जॉब लगती है, तब जाके हमारी सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव करती है, और कई टाइम बाद जब तुम स्कूल जाते हो तो स्कूल के अंदर फिर जो है तुम जब स्कूल जाते हो कई टाइम बाद, कई टाइम तक तो तुम स्कूल नहीं जाते हो, फाइनली जब स्कूल जाते हो तो तुम लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। फिर वो बच्चे बोलते हैं कि हाँ हाँ, हमें जो है थी बहुत परेशानी होती है, यानी कि हमें स्टार्टिंग में तो पता नहीं चल रहा था कि क्या, किस लैंग्वेज में ये लोग बात कर रहे हैं, और बच्चे तो हमारा मजाक उड़ाते थे। फिर फाइनली जब इन्होंने इंग्लिश सीख ली तब वहाँ पे जो है इन लोगों के थोड़े बहुत दोस्त बने। तो बच्चे बोलते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स को अपने विलेज के बारे में बताना चाहता था, कि हमारी विलेज कैसी थी उस डिस्ट्रॉय होने से पहले। तो वो दादू कहते हैं, वो दूसरा बच्चा कहता है कि हाँ, हमें जो है आदिवासी की स्टोरी पे एक फिल्म बनानी चाहिए। तो दादू कहते हैं कि हाँ, अभी हमारे विलेज के ऊपर एक स्टोरी जो है वो बन सकती है, और अब बहुत कुछ है जो कि लोगों को हमारी विलेज के बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ से जो है चैप्टर की नींव रखी जाती है, और ये बताया जाता है कि हु आर आदिवासीज। इंडिया की 8% पॉपुलेशन जो है वो आदिवासी पॉपुलेशन है, और इसमें से बहुत सारे जो हैं
इंडिया के अंदर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख जाएंगी छत्तीसगढ़, यहाँ से लेके यहाँ तक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारी, इसमें से आंध्र प्रदेश अगर छोड़ दो तो सारी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली स्टेट्स हैं, और प्लस जो नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सारी की सारी, ये क्या है हमारी, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें आदिवासीज मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बता रखा है कि जो आदिवासीज हैं वो आर नॉट अ होमोजेनियस ग्रुप, यानी कि ये जो है एक कोई सिंगल कम्युनिटी नहीं है आदिवासीज की, दे आर 500 डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ आदिवासीज लिविंग इन इंडिया, ठीक है, आदिवासी लिविंग इन इंडिया। और ख़ासकर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, इन वेयर 60 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आदिवासीज आर फाउंड, ठीक है बेटा। फिर इसके अलावा आदिवासी जो है हम लोगों से अलग कैसे होते हैं, क्योंकि वैसे तो ये लोग हमसे लैंग्वेज में, कल्चर में और पहनावे में अलग होते हैं, बट हम बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पर जो है रैंकिंग सिस्टम, ठीक है, रैंकिंग की हम बात करें, जो यहाँ पर ये हायरार्की लिखा हुआ है इसका मतलब यही होता है रैंकिंग। तो रैंकिंग सिस्टम यानी कि इनकी सोसाइटी में जो है कोई ऐसा रैंकिंग सिस्टम नहीं था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे करके जो नॉर्मल हिंदू सोसाइटी में होता है। ये लोग जो है ज़्यादा यूनाइटेड कम्युनिटी थे और ज़्यादा बटे हुए नहीं थे, ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि कैसे जो आदिवासीज थे वो उनके रिलीजन जो है बाकी लोगों से आसपास के रिलीजन से इफेक्ट हुआ था। फॉर एग्जांपल जो आदिवासी रिलीजन है वो पहले तो पूजा किस किस बात की करते हैं, यहाँ पर दे रखा है, ये लोग नेचर स्पिरिट्स की, विलेज की और एंसेस्टर्स की जो है पूजा करते हैं। अब विलेज की पूजा कहाँ करते हैं, ठीक है, सैक्रेड ग्रुप्स के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, एक कॉमन फॉरेस्ट। और नेचर स्पिरिट्स की पूजा जो है ये मन में कर लेते हैं, एंसेस्टर्स की अपने घर पर करते हैं। तो ये सारी बातें इसके बारे में बता रखी है, और ये बता रखी है कि आदिवासी जो है वो इन्फ्लुएंस हुए हैं आसपास के रिलीजन से, चाहे वो शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी, ये सारे जो रिलीजन्स हो गए, इन्होंने आदिवासीज को इन्फ्लुएंस किया गया है। लेकिन जो आदिवासीज हैं उन्होंने भी आसपास के सराउंडिंग रिलीजन्स को इन्फ्लुएंस किया है। फॉर एग्जाम्पल किसको इन्फ्लुएंस किया है, जो जगन्नाथ जी है उनको ऐड किया है इन्होंने, ठीक है, जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर जो पुरी है, ठीक है, जो पुरी स्टेट है, पुरी के अंदर अगर आप सर्च करोगे तो जगन्नाथ पुरी भगवान का जो है, विष्णु भगवान इनको माना गया है। पहले जो था पहले ये जगन्नाथ जी जो थे ये एक ट्राइबल गॉड थे, फिर बाद में इनको विष्णु के साथ एसोसिएट कर दिया गया। और ऐसे ही जो शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस है, ठीक है, ये शक्ति और तांत्रिक जिसमें हम तो टोना टोटका करते हैं बंगाल और असम के अंदर, ये भी कहाँ से आया है, असम से ही आया है, सॉरी ये ट्राइबल से ही आया है। और ये बताया गया कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो आदिवासी थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, अलग अलग रीजंस के लिए, ठीक है, किसी को बहुत पैसे मिल रहे थे, किसी को पावर मिल रही थी, किसी को 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। तो ये रीजन था कि ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था उस टाइम पर। एनीवेज, आदिवासी जो है उनकी अपनी लैंग्वेज जो है बहुत पुरानी, जैसे जस्ट लाइक संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है इनकी। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल बंगाली की लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया है, बहुत सारे वर्ड्स बंगाली में जो है वो ट्राइबल लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। और इनकी जो फेमस बात करें अगर हम लैंग्वेजेस की, तो सबसे फेमस जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो संथाली है, ठीक है, इट इज़ अ ट्राइबल लैंग्वेज, मोस्ट फेमस। इसके अंदर जो है किताबें छप रही हैं, बुक छप रही हैं, मैगजीन छप रही हैं, और इसीलिए जो है इसको बहुत पॉपुलर लैंग्वेज बोला गया है। अब बात करते हैं आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। आदिवासीज के साथ कैसे कैसे स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप होता है बेसिकली एक फिक्स्ड आइडिया जो कि एक्चुअल में ट्रू नहीं होता, बट हमने उसको ट्रू मान लिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं जो आदिवासीज है, हम क्या सोचते हैं कि जो आदिवासीज है बहुत एक्सोटिक, प्रिमिटिव और बैकवर्ड टाइप ऑफ कम्युनिटी है, ठीक है, एक्सोटिव इज एलियन टाइप कम्युनिटी है, प्रिमिटिव बैकवर्ड यानी पुराने ख्यालात के, और ये लोग जो है बिल्कुल रेजिस्ट करते हैं, अगर इनको कोई चेंज करने के लिए बोले तो उसको बिल्कुल मानते नहीं है। आदिवासी इसको मूवीज़ में, स्टोरीज़ में और स्कूल के अंदर जो इवेंट्स होते हैं, ऑफिशियल इवेंट्स में, हर जगह इनको कैसे दिखाया जाता है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स के साथ, हेड गियर्स के साथ, और नाचते गाते इनको दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये है कि कैसे जो है हम आदिवासी को समझते हैं, हमारे लिए क्या है आदिवासी। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये बताया गया है कि आदिवासी को जो है क्या फ़र्क पड़ा था इंडिया की डेवलपमेंट से, ठीक है, आदिवासीज़ को क्या फ़र्क पड़ा था इंडिया की डेवलपमेंट से। सबसे पहले इसमें ये बता रखा है कि आदिवासीज़ जो हैं वो ज़्यादातर फॉरेस्ट से सब कुछ लेते थे, ठीक है, और इसीलिए जो है उनके लिए फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर देम, इनफैक्ट हमारे लिए भी। यहाँ पर बता रखा है जैसे ओर्स मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको बहुत सारे ओर्स मिलते हैं, फिर एनिमल मिलते हैं, खुद ही एनिमल मिल जाते हैं, और साथ ही साथ
मेडिसिनल हर्ब्स मिलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ये सब कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है। इसलिए जो फॉरेस्ट है वो इतना क्रूशियल है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। फॉरेस्ट जो है बेटा वो बारिश लाने के भी काम करता है, और बारिश जो है वो एयर को प्यूरिफाई करने का काम करती है, एयर में पॉल्यूशन हटाने का काम करती है। इसलिए जो है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है फॉरेस्ट। अब आदिवासी जो है, ये बताया गया कि आदिवासीज़ को इनके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। किसके बारे में? फॉरेस्ट के बारे में। इसलिए जो पुराने टाइम में, ठीक है, जो लार्ज स्टेट्स थी यानी एम्पायर्स थे जो, वो इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। जब भी उनको फॉरेस्ट से कुछ चाहिए होता था वो इनके पास जाते थे और आदिवासी इनकी हेल्प करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी आदिवासी की एंशियंट टाइम में। लेकिन अब जो है आदिवासी जो है वो क्या बन के रह गए हैं बेचारे? एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बन के रह गए हैं, जहाँ पर एक पावरलेस कम्युनिटी, जिनके पास कोई पावर नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है बेटा? तो अब जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो चुकी है आदिवासी की। इसके बाद ये बता रखा है कि जब ये सिटीज़ में आते हैं तो सिटीज़ में जो है इनको बहुत छोटे-मोटे काम करने पड़ते हैं। प्लांटेशंस पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे मज़दूरी कर रहे हैं, ठीक है? किसी घर में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्कर का बनकर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि कैसे एक जो आदिवासी ग्रुप है, वो माइग्रेट करता है, और माइग्रेशन के अंदर ही जो है बहुत सारे बहुत सारे आदिवासीज़ मर जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 लाख आदिवासीज़ पेरिश्ड इन दीज़ माइग्रेशंस, ठीक है? 5 लाख जो है आदिवासी जो इधर से उधर जब हम शिफ्ट करते हैं, ये फॉरेस्ट छोड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं, तो इनको जो है जान का भी खतरा होता है, यानी मर जाते हैं बेचारे वहाँ पर, जो है नहीं सर्वाइव कर पाते। तो यहाँ पर जिनको प्रॉमिस करके लाया गया था आपको जॉब मिलेगी, आपको जो है पैसा मिलेगा, वो सारी जो है यहाँ पे प्रोमिसेस जो है झूठे हो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो सॉन्ग्स के थ्रू है वही बताया गया है, गाना गा के, कि जो है जाडू राम ने इनको धोखा दे दिया है। जाडू राम वही था जो इनको प्रॉमिस करके लाया था। ठीक है? ठीक है बेटा? फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे है यहाँ पर नियामगिरी हिल्स की फोटो है। यहाँ पर उड़ीसा के अंदर, यहाँ पर क्या है, माइनिंग स्टार्ट हो गई है। और माइनिंग स्टार्ट होने की वजह से जो डोंगारिया कॉन्ड्स की एक ट्राइब है, डोंगारिया कॉन्ड्स एक ट्राइबल ग्रुप है, वो अफेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर एक मेजर एल्युमिनियम कंपनी है, ठीक है? यहाँ पर एल्युमिनियम मिल गया है और एल्युमिनियम की माइनिंग की जाएगी, यहाँ पर एल्युमिनियम निकाला जाएगा। तो इसलिए यहाँ से आदिवासी कम्युनिटी को जो है डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। ठीक है? क्योंकि ये जो बाकी पॉपुलेशन से अलग दिखते हैं, और इसलिए जो लोग हैं एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये जो है इनको अनफेयरली ट्रीट करना चाहिए, इनके अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, जो कि एक ऑफ कोर्स बहुत गलत बात है। सो ये सारे कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से मार्जिनलाइज़ेशन जो है वो होती है मुस्लिम्स की। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो मुस्लिम्स हैं बेचारे वो माइग्रेट करते हैं, अपनी जगह को छोड़ देते हैं, और उसमें फिर वो लोग जाकर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रहने लगते हैं, किसी स्टेट के अंदर या किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे सारे मुस्लिम्स जो हैं वो रहने लगते हैं, जिसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम गेटवाइज़ेशन बोलते हैं। ठीक है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गेटवाइज़ेशन। ठीक है? और इस प्रोसेस के पीछे जो है मेन कारण ये है कि वो लोग सेफ फील करते हैं। जब वो सब लोग सेम सिमिलर कम्युनिटी के साथ रहते हैं, तो वो लोग जो है सेफ फील करते हैं, कोई उनके अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन करने वाला नहीं होता, तो उनको कोई डर फील नहीं होता वहाँ पर। अबव सेक्शन चैप्टर वी नो मुस्लिम कम्युनिटी देयर इज अ लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन, यानी कि अभी जैसे हमने आदिवासी वाले में पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन है, ठीक है, वो एक दूसरे से लिंक्ड है। यानी कि जो पैसा है, ठीक है, वो पैसा नहीं है तो सोसाइटी में जो है वो वैल्यू भी नहीं है। इसलिए कहते हैं जो इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और पैसा किससे आएगा? पैसा आएगा जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कम्युनिटीज़ को, जब वो लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, हर जगह पर उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, तब जो है उनके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उनकी सोसाइटी में जो है वो वैल्यू बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी और पोजीशन बढ़ेगी। हमने इसके आगे अब ये बता रखा है जो फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट जो है उनको, वो बहुत क्लोज थे फॉरेस्ट से आदिवासीज, और उनको वहां से हटा दिया जा रहा था। और हटाने के पीछे क्या क्या रीजंस थे, ठीक है, क्या रीजंस थे जो आदिवासी को फोर्स किया गया था कि वो अपना जो फॉरेस्ट है, अपनी जो लैंड है उसको छोड़ दें? तो पहला रीजन आप देख सकते हो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे टिम्बर यानी लकड़ियों के लिए, और लैंड किसके लिए चाहिए थी? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज यानी नई नई कंपनीज थी, उनको सेटअप करने के लिए भी जो है लैंड की जरूरत पड़ रही थी।
और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर को क्यों बढ़ाने की ज़रूरत थी? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और उसके साथ जो है डिमांड बढ़ रही थी फूड की, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाएँ। और उसके लिए हमें लैंड को बढ़ाना पड़ रहा था। इसके अलावा हमें जो है माइनिंग के लिए, ठीक है, आर टेकन फॉर माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर एल्युमिनियम माइन थी, आयरन था, कहीं कहीं लाइमस्टोन, कहीं कोल, ये सारी चीज़ें जो मिल जाती थी। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर ये बता रखा है कि 50% जो लोग डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, 50% जो लोग डिस्प्लेस होते हैं माइन और माइनिंग प्रोजेक्ट्स से, ठीक है, वो कौन होते हैं? ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं ट्राइबल्स होते हैं वो। इसके अलावा यहाँ पर एक और रिपोर्टर्स में ये बता रखा है कि 80% जो लोग डिस्प्लेस होते हैं वो 4 स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। वो मेजरली 4 स्टेट्स के हैं, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ रहा है, किसको पड़ रहा है? वो आदिवासीज़ को फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है बेटा, आप ये देख सकते हो, इसीलिए इसका नाम है आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। और इसमें कुछ रीजंस ये भी हैं कि जैसे जब हम कहीं पर डैम्स बनाते हैं, ठीक है, कहीं पे हम डैम्स बनाते हैं, एक सेकंड, हम कहीं पे अगर डैम बनाते हैं तो वहाँ पर डैम बनाने के लिए हमें लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। और मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा जो है प्रेजेंट है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट वाली जो पूरी रीजन है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो है चाइना की फोर्सेस वहाँ पर तैनात रहती है, तो इसलिए इंडियन फोर्सेस को भी वहाँ पर तैनात रहना पड़ता है ताकि जो हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर पाएँ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है आदिवासीज़ के लिए कि जो है इनके एरिया में मिलिट्री घूमती रहती है। इसकी वजह से कई आदिवासीज़ को छोड़ के जाना पड़ा, फिर डैम्स बन जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं वहाँ पर टिम्बर के लिए और एग्रीकल्चर की लैंड को बढ़ाने के लिए। तो ये सारे रीज़न्स थे कि क्यों जो है। एक रीज़न और है यहाँ पर कि जो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क्स घोषित कर रहे हैं, ठीक है, लगभग 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स के लिए। और ये जो ज़्यादातर क्या है? फॉरेस्ट एरिया ही है, ठीक है। और यहाँ पे जब ऐसे एरियाज़ को फॉरेस्ट एरियाज़ को डिक्लेयर कर दिया जाता है एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो इसके अंदर जो कम्युनिटीज़ रहती है उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है बाहर। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बता रहा है कि जब लैंड को लूज कर देते हैं ये लोग तो क्या जो है फर्क पड़ता है उनके ऊपर, ठीक है, रिजल्ट क्या होता है जब इनको ये डिस्प्लेसमेंट होती है इनकी, तो क्या क्या रिजल्ट होता है? पहला, अभी तो हमने पहले देखा था कि इन लोगों को जो है सिटीज़ में माइग्रेट करना पड़ता है, फिर वहाँ पर उनको छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है जैसे लोकल इंडस्ट्रीज़ में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, यहाँ पर देखो, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके अलावा ये लोग एक पॉवर्टी में फंस जाते हैं, ठीक है, पॉवर्टी में फंस जाते हैं। और पॉवर्टी में इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इनके पास जो है ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, इनके पास डेप्रीवेशन रहता है हर चीज़ का। एक और डेटा क्या बता रहा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन का डेटा है, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे वाला, कि जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो है 45% जो ट्राइबल्स हैं वो बीपीएल में आते हैं और अर्बन एरियाज़ में 35% ट्राइबल जो है वो बीपीएल कैटेगरी के अंडर आते हैं। ज़्यादातर ये जो बच्चे हैं इनके माल नरिश रहते हैं, यानी लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषित जिनको हम कहते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। इसीलिए जो बेटा ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि क्या क्या, यानी कि जब इनको इनकी लैंड से निकाला जाता है तो क्या क्या इनको जो है झेलना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इनको जो कस्टम्स है बेटा और जो ट्रेडिशंस हैं वो भी लूज़ करने पड़ते हैं इनको, यानी इनके जो रीति रिवाज हैं, जो वे ऑफ लिविंग है, वो पूरा चेंज हो जाता है। इनकी लाइफ जो है वो पूरी 360 डिग्री जो है टर्न ले लेती है जब हम इनको इनकी लैंड से हटाते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, दे लूज देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ठीक है, अ वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग। तो यहाँ पर एक गोविंद मरन है, वो कैसे अपने दुख को बता रहा है कि हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे जो लोग रिफाइनरी प्रोजेक्ट की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं। यानी कि ये कहने का मतलब है कि इनकी जो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि जब ये लोग
जब इनके पास जो है वो पैसा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, पैसा जब डाउन जाता है तो इनके अंदर सोसाइटी के अंदर, ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो भी कम हो जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, कि जब पैसा नहीं होगा तो सोसाइटी में उस कम्युनिटी की वैल्यू ही नहीं होगी। वो गरीब, ज़्यादातर गरीब कम्युनिटीज़ जो है उनको, उनके साथ जो है मार्जिनलाइजेशन करी जाती है, डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है। ठीक है, तो नथिंग न्यू अबाउट दिस, ये इंटरकनेक्टेडनेस जो है हमें समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, इस चैप्टर के अंदर, वो है मार्जिनलाइजेशन विद द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर आप मीनिंग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप मीनिंग देख सकते हैं। मोस्ट कॉमनली रेफर टू एज द कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इनका जो नंबर होता है वो कम होता है विद कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसी कम्युनिटी को हम माइनॉरिटी कहते हैं। अब इनके साथ कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे इश्यूज ऑफ पावर, ठीक है, एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी इनके पास जो है पावर नहीं होती, और जो रिसोर्सेज होते हैं सोसाइटी के, उनका एक्सेस नहीं होता, यानी उसको जो, उन रिसोर्सेज को जो है ये यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद जो है कि बता रखा है कि हमारी सोसाइटी जो है वो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनको प्रोटेक्ट करता है। कैसे? आर्टिकल्स हैं कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिनको हम प्रोविजंस भी कहते हैं। अब ये प्रोविजंस क्या करते हैं? ये इनको सेफ गार्ड करते हैं। सेफ गार्ड करते हैं किनको? माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड करते हैं। किस चीज़ से सेफ गार्ड करते हैं? ताकि इन लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इन लोगों के साथ जो है किसी तरीके का भेदभाव या फिर इनइक्वल ट्रीटमेंट ना हो। ठीक है, पहला आप देखोगे, अ, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है? कि जो कल्चर है मेजॉरिटी का, वो इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, और जिस तरीके से गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, एक्सप्रेस करती है खुद को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है सेफगार्ड जो है वो ज़रूरी है, ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको बचाया जा सके मेजॉरिटी के डोमिनेशन से, कि मेजॉरिटी कल्चर जो है वो माइनॉरिटी को जो है डोमिनेट ना करे। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया की डाइवर्सिटी को बचाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यही है। यहाँ पे देखो क्या बता रखा है, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बता रखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, ये Constitution provides safeguards because it is committed to protecting India's cultural diversity। यानी इंडिया को डाइवर्सिटी को बचाना चाहता है, और इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए जो है वो सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये भी बता रखा है कि जो बचाने का काम होता है, ठीक है, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? जुडिशरी, यानी कि हमारे जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए हमारे, ठीक है, जिनको हम लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं, ये सब क्या काम करते हैं? ये सब काम करते हैं सेफ गार्ड करने का, माइनॉरिटीज़ को बचाने का। अब माइनॉरिटीज़ में हम स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे? मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन है, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ जो है कैसे कैसे मार्जिनलाइजेशन किया जाता है। कुछ डेटा दे रखा है। सबसे पहले कि जो है मुस्लिम्स जो है इंडिया की पॉपुलेशन का कितना है? 14.2%। और ये जो पॉपुलेशन है, ये जो परसेंटेज है ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू द हिंदू पॉपुलेशन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80%। तो इसीलिए ये माइनॉरिटी बन गए, और माइनॉरिटी बन गए तो फिर इनके साथ मार्जिनलाइजेशन होने के पूरे चांसेस हैं, और इनफैक्ट होते भी हैं। अब कैसे मार्जिनलाइज होते हैं अगर आप देखोगे? बिकॉज इनको जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक, यानी जो इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी है, ठीक है, जो सोशल डेवलपमेंट इंडिया ने करी है, उनके बेनिफिट जो हैं वो बेटा इनको इक्वली नहीं मिले हैं। इसके बाद फिर कुछ डेटा दे रखा है नीचे टेबल्स में। यहाँ पर जो है नीचे आते हैं हम, टेबल देखते हैं। ये देखो ये टेबल है, ये कुछ डेटा दे रखा है यहाँ पर। एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज़, ठीक है, बेसिक एम्यूनिटीज़ में क्या क्या एम्यूनिटीज़ की बात करी गई है? जैसे पक्का हाउस, इलेक्ट्रिसिटी और टैप वाटर। ये कहाँ पर आप देखोगे? मुस्लिम कम्युनिटीज़ की हम बात करें तो यहाँ पर इस इन पूरे टेबल में सबसे कम जो है वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के ही हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? अगर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कर देना बेटा।
इसको क्या हो गया? ठीक है बेटा। अब ये डाटा देखा हमने, इसके बाद दूसरा डेटा देखते हैं। दूसरे डेटा में क्या है, एक दूसरा टेबल है, इसमें बता रखा है लिटरेसी रेट्स। ठीक है, लिटरेसी रेट्स में यहाँ पर आप फिर से देखोगे तो सबसे कम किसके हैं? सबसे कम जो है मुस्लिम्स की है लिटरेसी रेट्स में, ओनली 57%। ठीक है, मुस्लिम्स आर एजुकेटेड। अब लिटरेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर लिटरेट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो कि 7 साल की उम्र से ज़्यादा है और वो अपना नाम लिख सकता है किसी भी इंडियन लैंग्वेज में, तो फिर वो एक लिटरेट है। तो ऐसी इतनी कम स्टैंडर्ड्स में भी जो है 57% मुस्लिम्स ही हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो कि अपना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेटा जो टेबल में दे रखा है वो है मुस्लिम्स का, फिर से। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि ओनली 13.5% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा ब्रेकडाउन देख सकते हो, आईएएस कितने हैं, आईपीएस कितने हैं, एंड आईएफएस में कितने हैं, पीएसयूज, स्टेट पीएसयूज, बैंक्स। तो ये ले देके यानी कि बहुत कम है डेटा यहाँ पर। हर जगह से जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मार्जिनलाइज हो रही हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए? गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक कम्युनिटी बिठाई। ठीक है, एक एक कमेटी बिठाई जिसको किसने हेड किया? चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सचर। ठीक है, राजेंद्र सचर ने इस कमेटी को हेड किया, और इनको हेड करने के पीछे बेसिकली ये रीज़न था। इस कमेटी का क्या काम था कि वो सारे डेटा को रीड करना और ये बताना कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो है वो क्यों मार्जिनलाइज्ड है, और क्या क्या जो है उनके लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है बेटा, क्या क्या जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए। तो यहाँ पर इनकी रिपोर्ट है, क्या क्या सजेस्ट किया इन्होंने, कैसे सजेस्टेड दैट अ रेंज ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स, in educational indicators the situation of the Muslim community is comparable to that of the other marginalized communities like SC ST। ठीक है, बाकी जो अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके साथ जो है हमने इसको कम्युनिटी को कंपेयर करके देखा। फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एवरेज स्कूलिंग जो है मुस्लिम चिल्ड्रन की जो है वो बहुत नीचे है, इनफैक्ट जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनसे भी नीचे है। तो यानी कि जो यहाँ पर हमने देखा था ना, ओनली 57% आर लिटरेट, तो उनके पीछे क्या रीजंस है कि जो बच्चे हैं वहाँ बच्चे एनरोल ही नहीं कर रहे हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, अदर डायमेंशंस ऑफ मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन, यानी कि मुस्लिम्स जो है वो क्यों मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बन रखी है, वो ये भी रीजंस हैं कि यहाँ पर बता रखा है कि जो मुस्लिम्स हैं उनके कस्टम्स और उनके जो प्रैक्टिसेस हैं वो अलग है। ठीक है, आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। सम, नॉट ऑल, सारे मुस्लिम्स नहीं, बट कुछ कुछ मुस्लिम्स जो है वो बुर्का पहनते हैं। ठीक है, एक लंबी दाढ़ी रखते हैं और वियर अ फेज। The experiences of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomena। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों कम्युनिटी के मार्जिनलाइजेशन पढ़ने के बाद हमने ये जाना कि मार्जिनलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, जो कि ऐसी वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, मेजर्स और सेफगार्ड्स की डिमांड करता है जो कि इस प्रॉब्लम को रिड्रेस कर सके या फिर सॉल्व कर सके। अब ऑल ऑफ अस हैव अ स्टेक इन, यानी कि हम सबको जो है इसको प्रोटेक्ट करने की मतलब हमें इसको बचा कर रखने की ज़रूरत है। जो इन लोग कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, इनके राइट्स को बचा कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो इंडिया जो कि एक डाइवर्स कंट्री है वो अपनी डाइवर्सिटी को लूज़ कर देगी, और जो कि हमारा जो यूएसपी है, ठीक है, जिस वजह से ज़्यादातर टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो वो हमारे कल्चर को देखने आते हैं। इंडिया के अंदर जो वाइब्रेंट कल्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो यूएसपी है वो ख़त्म हो जाएगा अगर ये जो डाइवर्सिटी है अगर ये ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसी कम्युनिटीज़ के जो राइट्स हैं उनके राइट्स को वॉयलेट ना करें। ठीक है, उनके राइट्स को जो है वॉयलेट ना करें, और साथ ही साथ उनके राइट्स को प्रमोट करें और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, ताकि वो लोग भी जो है अपनी डेवलपमेंट इक्वली कर पाएँ। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन।
ठीक है, ये क्या चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है। इस चैप्टर में अगर भी अभी भी कोई डाउट हो तो आप जो है बिल्कुल मेरे को कमेंट में डाल के लिख सकते हैं कि कुछ आपको समझ ना आया हो कोई टॉपिक। तो और कोई अगर आपके सजेशंस हो कि वीडियो में हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे जो है ये चैप्टर्स आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे, इसके लिए अगर आपके कोई भी सजेशंस या सुझाव हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में डालें। और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो उसको लाइक करें। और जो भी लोग क्लास 8th में आपके साथ पढ़ते हैं, जिनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है या आपको लग रहा है कि उनको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो आप उनके साथ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।